Hello everyone, welcome again to a new video session by Apnation Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सो गाइस, हमें ये भी पता है मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. अभी हमें इनके बीच में डिफरेंस बताना है. सो गाइस, मैन्योर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि डीकम्पोजिशन के थ्रू बनते हैं. अब डीकम्पोजिशन किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट की. जब हम डीकम्पोज करते हैं, जो प्लांट्स का वेस्ट है, जो एनिमल्स का वेस्ट है, जब हम उनको डीकम्पोज करते हैं तो जो सबस्टेंस फॉर्म होता है वो होता है मैन्योर. और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं, इसलिए वो फैक्ट्रीज में बनते हैं. एंड जो मैन्योर है वो फील्ड्स में भी बना सकते हैं हम. ठीक है. फिर उसके बाद जो हमारे फर्टिलाइजर्स है वो सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं और वो उस न्यूट्रिएंट को बहुत अच्छे से सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं. बट लेकिन जो हमारे मैन्योर होते हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं. जब हम उसको सॉइल में देते हैं तो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी सॉइल को. ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैन्योर है उसमें बहुत सारे सबस्टेंसेस पड़े होते हैं एंड जितने इतने सारे सबस्टेंसेस को जब डीकम्पोज हुआ तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स बाकी सारे सबस्टेंसेस में होंगे. जैसे अब आपने फ्रूट के पील्स डाले, अब आप सिर्फ एक ही फ्रूट के पील्स थोड़ी डाल सकते हो. आप हो सकता है वाटरमेलन के पील्स डालो, आप फिर मैंगो के पील्स डालो. सो मैंगो के न्यूट्रिएंट्स अलग है, वाटरमेलन के अलग है. सो जब आप उन दोनों को साथ में डालोगे, डीकम्पोज करोगे, सो जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उस मैन्योर में आएंगे एंड वो मैन्योर जब आप सॉइल में दोगे सो वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चले जाएंगे. ठीक है. सो हुए ना, उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स तो मिले. पर जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं और वो सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं. हो सकता है वो यूरिया हो, अमोनियम हो, सल्फेट हो, वो किसी भी तरह के, वो कोई भी तरह का न्यूट्रिएंट हो सकते हैं. ठीक है. पर वो सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं सॉइल को. ठीक है. फिर चलो अब आ जाते हैं इनके डिफरेंस पे. जो फर्टिलाइजर होते हैं वो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं. ठीक है. जो फर्टिलाइजर्स है इनऑर्गेनिक सबस्टेंस कैसे होते हैं? क्योंकि वो फैक्ट्रीज में बनते हैं. अब सिर्फ ये बात नहीं कि वो फैक्ट्रीज में बनते हैं इसलिए वो इनऑर्गेनिक है, ऐसी कोई बात नहीं है. क्योंकि उसमें केमिकल सबस्टेंसेस डले होते हैं. ठीक है. उसमें कोई भी मतलब नेचर से एब्स्ट्रैक्ट की चीज नहीं डलती है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस. ये कोई रीजन नहीं है कि वो फैक्ट्रीज में बनते हैं इसलिए वो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है. ये कोई रीजन नहीं है. रीजन ये है कि जो उनमें सिर्फ केमिकल सबस्टेंसेस ही डलते हैं, मतलब उनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं डलती जो कि नेचर से एब्स्ट्रैक्ट की गई हो. पर लेकिन जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है उसमें सारी चीजें नेचर से एब्स्ट्रैक्ट की हुई डलती है. लाइक प्लांट के वेस्ट, तो प्लांट क्या है? वो एक नेचर का सबस्टेंस है. फिर आ गया एनिमल्स, तो एनिमल्स का जो वेस्ट होगा वो भी तो ऑर्गेनिक ही होगा, क्योंकि एनिमल्स भी तो हमारे नेचर से ही है. ठीक है. सो मतलब अब जो एनिमल्स का आप एग्जांपल छोड़ो, आप प्लांट्स की ले लो. सो जो प्लांट्स है वो तो हम उनके जो अगर वेस्ट वगैरह वो तो नेचर से ही एब्स्ट्रैक्ट किए गए हैं ना. सो मतलब उन्हीं को डीकम्पोज करके मैन्योर बन रहा है. सो इसलिए वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है. और जो हमारा फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक इसलिए इसलिए नहीं है वो इनऑर्गेनिक क्योंकि वो फैक्ट्रीज में बनता है इसलिए वो इनऑर्गेनिक है. कोई रीजन नहीं हुआ. जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस वो इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ केमिकल्स ही डले होते हैं, उसमें और कोई भी मतलब हमारे जो नेचुरल चीजें होती हैं, जो नेचर से एब्स्ट्रैक्ट की होते हैं जो सबस्टेंसेस, वो नहीं डालते हैं हम उनमें. वो सिर्फ केमिकल से बनाए जाते हैं इसलिए उनको इनऑर्गेनिक सबस्टेंस कहा गया और मैन्योर को ऑर्गेनिक सबस्टेंस. ठीक है. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. इन फैक्ट्रीज और इन फील्ड का मतलब है कि प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. कि जो हमारे फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, जो मैन्योर है वो फील्ड्स में प्रिपेयर किए जाते हैं. सो मैंने पूरा पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है, सो उस पर पूरा नहीं आना था, उसमें सारे पॉइंट्स आपको एक ही बार में बताने थे. सो इसका मतलब प्रिपेयर्ड, इसका मतलब है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. ठीक है. सो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. ये बात हम सबको पता है. जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो फैक्ट्रीज में ही बनाए जाते हैं. सो इसलिए फर्टिलाइजर्स को कहाँ बनाते हैं हम? फैक्ट्रीज में. एंड जो फील्ड्स में जो मैन्योर है वो हमारा फील्ड्स में इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उसको हमें डीकम्पोज ही करना होता है. जो भी हमारा प्लांट के वेस्ट, एनिमल के वेस्ट है, उनको हमें डीकम्पोज ही करना होता है. सो वो फील्ड्स में इजिली हो जाता है और बहुत बड़े बड़े एरियाज में भी हो जाते हैं. ठीक है. इसलिए हमने लिखा है मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल. ठीक है. सो अब ह्यूमस का क्या मतलब है? जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, जो मतलब न्यूट्रिएंट्स के साथ ही रिच हो, मतलब जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो. बट लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है उसमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट में वो रिच होता है. हाँ, अगर आप यूरिया का ले रहे हो फर्टिलाइजर तो वो यूरिया में रिच होगा. अमोनियम का ले रहे हो अमोनियम में होगा. फिर आप एनपीके का ले रहे हो तो एनपीके का होगा. मतलब आप जिस जिस टाइप का फर्टिलाइजर लोगे आपको उस टाइप का न्यूट्रिएंट आपको सॉइल में मिल जाएगा. ठीक है. मतलब उस टाइप का न्यूट्रिएंट आप सॉइल में दे पाओगे. बट लेकिन जो ह्यूमस है उसका क्या मतलब है? वो एक डीकम्पोज मटेरियल है जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में
बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में वो है, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है, हाँ वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बट वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, ठीक है। सो क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी नहीं बढ़ाता, और जो ह्यूमस होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सो जो हमारा मैन्योर होता है वो तो मैन्योर और ह्यूमस तो सेम ही होता है। सो जो हमारा मैन्योर है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जो फर्टिलाइजर है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। फिर जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत अच्छे तरीके से रिच होते हैं, बट लेकिन जो हमारे मैन्योर होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते। उनमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, बट लेकिन उतने अच्छे से नहीं होते जितने अच्छे से फर्टिलाइजर्स में होते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें फर्टिलाइजर में लिख सकते हो रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एंड मैन्योर में लिख सकते हो रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, कि मतलब अगर हम कंपैरिजन करें फर्टिलाइजर से तो उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम है, ठीक है। तो मतलब वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में इतना ज्यादा रिच नहीं है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लॉन्ग टर्म यूसेज हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सॉइल, कि अगर हम किसी भी फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करें तो वो सॉइल को बहुत बुरे इफेक्ट्स भी पड़ सकते हैं उस पर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को साथ में यूज करें, फर्टिलाइजर्स को कम अमाउंट में यूज करें, सो वो हमारे सॉइल को हार्म नहीं करते हैं। बट अगर क्या हो कि हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा कर दें, सो वो क्या करता है हमारी सॉइल को हार्म करता है, वो हमारी सॉइल को अपने एडवर्स इफेक्ट्स दिखाते हैं, अपने हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें मैन्योर की, तो अगर हम उसको ज्यादा टाइम तक देते रहे हमारी सॉइल में, सो वो सॉइल को फर्टाइल करेगा, वो सॉइल को हार्म नहीं करेगा। बट अगर हम फर्टिलाइजर्स को ज्यादा टाइम तक देते रहे सो वो सॉइल को हार्म करेगा। अब ऐसा क्यों है कि ये हार्म करता है मैन्योर हार्म नहीं करता, क्योंकि जो हमारे फर्टिलाइजर है वो केमिकल सब्सटेंसेस से भरे हुए हैं, एंड केमिकल सब्सटेंसेस एक टाइम के बाद तो हार्म करेंगे। फिर चाहे वो सॉइल है कुछ भी चीज है, अगर केमिकल सब्सटेंसेस तो एक टाइम के बाद तो हार्म करेंगे उस चीज को। पर वो जो मैन्योर है वो हमारा पूरा मतलब नेचुरल चीजों से ही बना हुआ है। फिर वो काऊ डंग हो सकता है, फिर वो हमारा प्लांट वेस्ट हो सकता है, सो वो सब नेचुरल सब्सटेंसेस ही हैं, सो उन्हीं से डीकम्पोज करके बन रहा है। सो अब वो हार्म नहीं करेगा, वो सिर्फ फर्टिलिटी ही बढ़ाएगा। पर जो हमारा फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को अगर आप एक टाइम के बाद ज्यादा यूज करो सो वो क्या करते हैं आपकी सॉइल पे एडवर्स इफेक्ट्स दिखाते हैं। सो गाइस मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। कि अगर हम जो वीट क्रॉप है उसको हम खरीफ सीजन में ग्रो करें, सो उस क्रॉप के साथ क्या होगा, वो क्रॉप ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी। सो गाइस खरीफ सीजन कौन सा होता है, मॉनसून सीजन। सो अब मॉनसून सीजन में जो क्रॉप्स लगाई जाती है उन क्रॉप्स को बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। सो इसलिए इनको यहाँ पे बोला गया है खरीफ सीजन, ठीक है, कि मतलब मॉनसून सीजन, इधर मतलब खरीफ सीजन का मतलब है मॉनसून सीजन, ठीक है। सो अगर आप वीट की क्रॉप को मॉनसून सीजन में लगाओ तो क्या होगा। सो गाइस जब हमने चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, उस टाइम मैंने आपको बता दिया था। सो चलो एक बार फिर से इस चीज को डिस्कस करते हैं। सो गाइस खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है जो कि मॉनसून सीजन में लगती है, ठीक है। लाइक हमारा कॉटन, पैडी, राइस, इन सबको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जो मॉनसून सीजन होता है उसमें ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है ज्यादा वाटर की वो फुलफिल हो जाती है। पर अगर हम बात करें वीट की, सो वीट एक राबी क्रॉप है, मतलब ये विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। सो अगर वीट को ज्यादा पानी मिले तो वीट की पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी, क्योंकि जो वीट है उसकी कंडीशन होती है कि उसको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो कम वाटर की रिक्वायरमेंट में अपने अच्छे से ग्रो कर जाएगा। बट अगर उसी की जगह उसको ज्यादा वाटर मिले तो वो क्रॉप खराब हो जाएगी। मतलब क्रॉप को होता है कि अगर ज्यादा वाटर मिले तो खराब हो जाएगी, कम मिले तो सूख जाएगी। सो मतलब उसको जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है ना उतना उसको प्रॉपरली देना पड़ता है। सो अब जैसे हम बात करें वीट क्रॉप की, सो जो वीट है उसको देखो विंटर में इसलिए उगाए जाते हैं, विंटर में एक तो कम बारिश होती है जिसकी वजह से उसको बारिश के थ्रू ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। फिर बाद में जो इरिगेट करना है हमें फील्ड को, सो वो हम उसके हिसाब से करते हैं कि वीट को कितनी वीट की क्रॉप को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर हम फील्ड को इरिगेट करते हैं।
बट उसको बारिश के थ्रू पानी ज्यादा ना मिले, इसलिए उसको विंटर सीजन में लगाया जाता है। और अगर हम कॉटन या फिर पैडी की बात करें तो उनको मानसून सीजन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, और अब जरूरी नहीं कि हर जगह पे पानी अवेलेबल ही हो ज्यादा अमाउंट में। सो अगर बारिश होगी तो क्या होगा, सारी सारी क्रॉप को पानी मिल जाएगा। एंड मानसून के सीजन में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, सो इसलिए मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना वाटर की, वो फुलफिल हो जाती है। सो अब देखो, अगर मानसून सीजन में हम वीट की क्रॉप लगाएं, सो अब बारिश तो होगी ना, बारिश पे हमारा जोर थोड़ी है। देखो मतलब अगर हम बारिश को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, जोर का मतलब हम बारिश को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। अब देखो जैसे बारिश होनी है, अगर हमें पता है बारिश इतने टाइम होनी है, तो देखो सबसे पहले तो यही नहीं पता होता कि बारिश कितनी बार होगी एंड किसी भी टाइम हो सकती है। सो ये हम बारिश को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर हमें इरिगेट करना है फील्ड को, सो वो चीज हमारे हाथ में कि हमें उसको कितना इरिगेट करना है। बट अगर बारिश हो रही है तो वो चीज तो हमारे हाथ में नहीं है, उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि बारिश इतनी ही होनी चाहिए या अब इतनी होनी चाहिए तब इतनी होनी चाहिए, नहीं ना, वो अपने हिसाब से होगी। सो मतलब हमें इतना देखना है कि हम उस क्रॉप को ऐसे सीजन में लगाएं कि जिस सीजन में बारिश कम पड़े, ठीक है। अब जैसे हमें पता है विंटर में बारिश ज्यादा नहीं होती, विंटर में बारिश कम होती है। सो हम क्या करते हैं, विंटर में हमें पता है कि बारिश कम हो रही है, तो जितना उसको रेंज से मिलेगा उतना तो ठीक है। सो पर जितना हमें फील्ड को इरिगेट करना है, हम उसको अपने हिसाब से इरिगेट कर सकते हैं कि हम उसको इतना वाटर देना है, इतनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। पर अगर बारिश होगी तो उस चीज को हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब अगर हम वीट को मानसून सीजन में लगा दें, सो मानसून में तो हम सबको पता है कि बारिश बहुत होती है। सो मतलब ये चीज पता है, अगर पता भी है मानसून में बारिश ज्यादा होती है, फिर भी हम वीट को मानसून में लगाएं, सो फिर मतलब वो कोई मतलब वाइसली हम नहीं लगा रहे हैं उसको, मतलब वो एक मतलब ऐसा हो गया कि आप खुद ही अपनी क्रॉप खराब करने में लगे, खुद ही अपनी मेहनत खराब करोगे। क्योंकि जो मानसून सीजन है सबको पता है बारिश ज्यादा होती है, तो इसलिए हम बारिश के सीजन में हम लगाते ही नहीं है वीट क्रॉप को, ठीक है। जो हमारे फार्मर्स है वो बहुत स्मार्ट है, वो नहीं लगाते वीट की क्रॉप को, उनको पता है अगर वीट की क्रॉप मानसून में लगाई जाए तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। सो वो वीट की क्रॉप को लगाते हैं विंटर सीजन में। सो अगर वीट की क्रॉप को लगा दी जाए खरीफ सीजन में, मतलब मानसून सीजन में, तो जो वीट की क्रॉप है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। वीट की क्रॉप पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो उसके होते हैं उसकी कुछ पेस्ट होते हैं, उसको कुछ मतलब उसकी कंडीशन होती है, लाइक उसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, सो उसको कम ही वाटर देना पड़ेगा। अगर उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा। सो मतलब उसकी जो कंडीशन है वो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। अब जैसे हमारी वीट है, सो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, सो इसलिए उसको राबी सीजन में लगाना चाहिए, मतलब उसको विंटर सीजन में लगाना चाहिए। और जब उसको खरीफ सीजन में मतलब मानसून सीजन में नहीं लगाना चाहिए, मानसून सीजन में लगाएंगे बारिश ज्यादा होगी जिसकी वजह से खरीफ क्रॉप पूरी खराब हो जाएगी, मतलब खरीफ क्रॉप नहीं, मतलब वीट की क्रॉप पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको खरीफ सीजन में लगाया जाए वीट की क्रॉप को, तो वो पूरी खराब हो जाएगी। समझ आए क्यों खराब हो जाएगी? एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट से रिलेटेड, सो आप कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, जो भी इस वीडियो में हम बताऊंगे, किसी में भी कुछ भी डाउट है, so do comment in the comments below and guys अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस चलो आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस हमारे लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। सो गाइस वीड्स क्या होते हैं और हम उनकी ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं। सो गाइस वीड्स ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। देखो जैसे अब आपने कोई भी क्रॉप ग्रो किया, लाइक कॉटन, व्हीट, मेज, कुछ भी ग्रो किया, आप देखोगे कि उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं अपने आप ही, जिनको हम अपनी मर्जी से ग्रो नहीं करते, अपने आप ही वो ग्रो कर जाते हैं। उन प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। सो वो जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मतलब उनको हम नहीं हटाएं अपनी क्रॉप के साथ, उनको ग्रो करने दें, सो वो हमारी क्रॉप को ग्रो नहीं करने देते। अब कैसे वो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप के साथ कंपीट करते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ले लेते हैं, जो वाटर है वो भी खुद ले लेते हैं, वो उनको ना ही न्यूट्रिएंट्स लेने देते हैं और ना ही वाटर लेने देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेन क्रॉप है वो वीक होती है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव कर देते हैं ताकि जो हमारी मेन क्रॉप है वो उसको कोई असर ना करे। और हम वीड्स को रिमूव कब करते हैं, जब उन्होंने या तो किसी सीड को प्रोड्यूस ना किया हो या फिर उनमें फ्लॉज ना लगे हो। अगर उनमें कोई फ्लॉ लग गया या फिर कोई सीड को उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है, सो उसके साथ उससे क्या होता है कि और भी सारे वीड जो है वो ग्रो कर सकते हैं उस फील्ड में। सो इसलिए हमें क्या करना है, जैसे जैसे वो वीड्स ग्रो करे ना, उसी टाइम उसको कट कर देना, उसी टाइम उसको रिमूव कर देना है। उससे क्या होगा, अगर हम उसी टाइम रिमूव कर देंगे
उससे हमारी जो मेन क्रॉप मतलब उससे वो ज्यादा फैलेगा नहीं, अगर उससे ज्यादा वो बड़ा नहीं होगा तो वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, फ्लोरिंग नहीं करेगा। अगर वो फ्लोरिंग या सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा सो और भी वीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें उनको जल्दी से हटा देना चाहिए। जैसे जैसे वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ ना उसी टाइम उनको हटा दो। अगर हम उसी टाइम हटा देंगे सो क्या होता है कि हमारे जो मेन क्रॉप है मतलब जो हमारे वीड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आगे और ज्यादा वीड्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अब उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या तो टिलिंग के प्रोसेस से या फिर वीडीसाइड से। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीडीसाइड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि वीड्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, वो वीड्स को ग्रो नहीं करने देते हैं। जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं उन पे भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे मेन प्लांट्स मतलब ऐसी प्लांट जो कि हमने खुद ग्रो किए होते हैं, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, वो सिर्फ वीड्स पे असर करते हैं और वीड्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वीड्स की मतलब ग्रोथ होने ही नहीं देते हैं, उसको उधर ही खत्म कर देते हैं। और फिर आ जाता है टिलिंग का प्रोसेस। अगर टिलिंग और प्लोइंग एक ही चीज है, तो जब हम प्लो करते हैं मतलब जब हम टिलिंग का प्रोसेस करते हैं, जब हम प्लो कर रहे होते हैं अपनी फील्ड को, अगर हम वीड मतलब जब फील्ड प्लो हो रही होती है उसके साथ जो वीड्स होते हैं वो क्या कर जाता है, अगर देखो जो वीड्स तो यहाँ फिर रिमूव हो जाते हैं और प्लोइंग के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाता है, वो ड्राई अप हो जाते हैं और फिर हमारी सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। और टिलिंग जो होता है वो हमारी वीड्स की ग्रोथ को रोकने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे खत्म हो गया। अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइस अगर आपको इस कांसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट्स बिलो। एंड गाइस इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।